तो आज का टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या देखना है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड and RNA is known as राइबो सुगर, है ना। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। सबसे पहले अगर हम इनको स्ट्रक्चरली देखें तो स्ट्रक्चरली जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो डबल हेलिकल होती है। लेकिन अगर हम आरएनए की स्ट्रक्चर देखें तो आरएनए की स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। स्ट्रक्चरली आपको डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ पर केवल डबल स्ट्रैंड बन जाते हैं और यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम इनकी स्ट्रक्चर को खोल के देखें तो इनकी स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे बेसिस होते हैं। हमारी केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में 5 बेसिस वर्क कर रहे हैं। कौन कौन से 5 बेसिस हैं हमारे, कि अगर मैं उनको नाम दूं तो प्यूरिन और प्रिमिडिन 2 बेसिस में मैं 5 आपको बेसिस के नाम बताऊंगी। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास प्रिमिडिन और प्यूरिन 2 टाइप्स के बेसिस हैं, जिसमें हम 5 बेस का जिक्र करेंगे। कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल। सबको समझ आ रहा है? तो यहाँ पर जो हमारे प्यूरिन बेसिस हैं वो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि प्यूरिन बेसिस में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। बाकी जो 3 बचे हैं, एडेनिन यानी कि मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर दूंगी, ग्वानिन को जी से करूंगी, तो ये हमारे प्यूरिन बेसिस हैं। और जो बाकी 3 हमारे बेसिस हैं वो प्रिमिडिन है। तो प्रिमिडिन में कौन से आ जाएंगे? प्रिमिडिन में आ जाएंगे हमारे साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमाइन, साइटोसाइन, थाइमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल एंड थाइमिन ये एक वर्क करते हैं, क्योंकि 4 टाइप के ये हमारे कैसे होते हैं? प्रिमिडिन बेसिस होते हैं। ठीक है, प्रिमिडिन बेसिस में 3 बेसिस का जिक्र करेंगे हम। कौन कौन से? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अगर हम इसको साइटोसिन को सी से डिनोट करेंगे, थाइमिन को टी से और यूरेसिल को यू से। तो ये हमारे जो ये बेसिस होते हैं, जो पिरिमिडिन और प्यूरिन बेसिस होते हैं, वो किसी भी डीएनए या आरएनए की स्ट्रक्चर में होते हैं। क्योंकि डीएनए की स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होती है, इसलिए कंबाइन हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए जो जी है वो सी से कनेक्ट होगा, जी कनेक्टेड विद द सी, यानी कि साइटोसिन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ग्वानिन से जाकर कनेक्ट होता है, और जो ए होता है यानी कि एडेनिन वो थाइमिन से कनेक्ट होता है इन द केस ऑफ द डीएनए। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। तो हम क्या करते हैं कि इनको हम कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि सी जो कनेक्ट होगा वो डी से कनेक्ट होगा इसके डबल हेलिक्स में, और जो ए है वो टी से कनेक्ट होगा। जबकि यहाँ पर सब अलग अलग होते हैं, ए अलग होता है, जी अलग होता है, टी अलग होता है, यू अलग होता है। समझ गए ना आप लोग? यहाँ पर ये कनेक्टेड नहीं होते क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड है, ये कनेक्टेड होते हैं, पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। याद रखिए, जब भी हमारे बेसिस कनेक्ट होंगे तब भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे। वो हाइड्रोजन बॉन्ड डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो डीएनए में 4 टाइप के बेसिस होते हैं। कौन कौन से? साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमिन। जबकि आरएनए में 4 टाइप के बेसिस होते हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरेसिल। यहाँ पे थाइमिन नहीं होता है, यहाँ पर
थायमिन नहीं होता है, यहाँ पर थायमिन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए के केस में। आगे समझ में, इतना समझ में आया या नहीं आया बताइएगा मुझे। Yes. सबको क्लियर हो गया? स्ट्रक्चरली सबको क्लियर हो गया? अब जब ये न्यूक्लियो, दिव्यांशी ठीक है बेटा, ओके ओके, जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को खोल के देखें कि बेस कहाँ कनेक्ट है, शुगर कहाँ कनेक्ट है, फास्फेट मॉलिक्यूल कहाँ कनेक्ट है, तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में देखते हैं। जब हम आरएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में देखते हैं। तो अब हम इनके आगे की स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे बेस वगैरह सब। अब हम चलते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर को खोलते हैं और आरएनए की स्ट्रक्चर को इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में खोलते हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर पेंटोज शुगर होती है। अगर डीएनए की बात कर रहे हैं और हम आरएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर कैसी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबो पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, और यहाँ पर ओनली राइबो शुगर होती है, लेकिन बोथ शुगर जो होती हैं वो पेंटोज ही होती हैं। ठीक है, अब मैं इनकी स्ट्रक्चर आपको देखती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंटोज बना लेते हैं शुगर। ये मैं डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना रही हूँ तो ये मेरी शुगर है। किसी भी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में केवल और केवल 3 हमें चीजें चाहिए, 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, शुगर चाहिए और बेस चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो ये ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर कार्बन होते हैं, और जो 5th कार्बन है वो इससे अटैच्ड होता है। तो दैट इज द नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। आई थिंक इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है? अब हमें कहाँ कहाँ कैसे अटैच करना है, हमेशा याद रखिए। अगर हम डीएनए का ये न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं तो जो नंबर 1 है उससे क्या अटैच्ड होता है, आपका कोई भी बेस, चाहे वो बेस पिरिमिडीन हो चाहे वो बेस प्यूरिन हो, कोई भी बेस अटैच्ड होगा जो वो अटैच करना चाह रहा है। दूसरी बात, जो यहाँ पर यहाँ पे H होगा बेटा, और नंबर 3 पे OH जुड़ा हुआ होगा, H और OH। ठीक है, यहीं पर बॉन्डिंग होती है, जो जितनी भी डायस्टर मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग होती है वो यहीं पर होती है, और ये आपका CH2 होता है और इसी से कनेक्ट होता है आपका फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। ये सिंगल बॉन्डेड होगा, ये डबल होगा। आगे समझ में? तो ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल हो गया, ये बेस, और ये शुगर, ये बेस। 3 तरीके के मॉलिक्यूल आपको जरूर ही मिलेंगे किसी भी न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड के अंदर। आई थिंक इट इज क्लियर। आपको केवल और केवल आरएनए का जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो एक डिफरेंस याद रखेंगे बस। कौन सा डिफरेंस? ये जो शुगर होगी ये डीऑक्सीराइबोज होगी एंड ये शुगर होगी राइबोज। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। एक तो दूसरी आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या है कि यहाँ पर OH बॉन्डिंग होती है कार्बन के साथ, यहाँ पर H जस्ट अपोज कर दीजिए। तो आपको बस इनको अपोज करना पड़ेगा, कार्बन एटम्स को अपोज नहीं करना पड़ेगा। यहीं से बेस जोड़ दीजिए और यहाँ से फिर आप C जोड़ दीजिए, C से आप फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए। बस इतना आपको करना है, अदरवाइज आपका स्ट्रक्चर विल बी द सिमिलर। ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। आई थिंक इट इज क्लियर। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू बच्चों, बताइएगा। मैम आरएनए पर दोबारा बता दीजिए। आरएनए में क्या होगा, ये वाले जो शुगर होगी पेंटोज शुगर वो राइबोज शुगर होगी। जो नंबर 2 पे जस्ट सपोज कर दीजिए, यहाँ पे H था तो यहाँ पे OH कर दीजिए बेटा, यहाँ पर H, इनकी सिचुएशन बदल दीजिए। जो H और OH जुड़े हुए हैं, जो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। बाकी आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बाकी आप सेम स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए।
हमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, जितनी हमें जरूरत है मैं उतना बता रही हूँ, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा इसको डीपली, हमें केवल बॉन्डिंग देखनी है। जब भी आप बॉन्डिंग करें तो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी। अब आप कहेंगे कि बैक बॉन्डिंग कैसे होती चली जाती है, कैसे कैसे ये जुड़ते चले जाते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में, तो वो कैसे होगा? हमेशा फॉस्फेट फॉस्फेट जुड़ेगा, शुगर और बेस साइड में हो जाएगा। इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं बच्चों? यस मैम। ओके ओके। अगर हम यहाँ पर बॉन्डिंग कराते हैं बेटा, तो बॉन्डिंग शुगर जो फॉस्फेट है वो बैक बॉन्ड बनाता चला जाता है और बॉन्डिंग जुड़ती चली जाती है। कैसे जुड़ती है बॉन्डिंग? शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग कैसे करेगा? अब देखिए यहाँ पे मैंने शुगर बनाई, फॉस्फेट जोड़ा उस पर, मैं हमेशा 5 ही एटम बना रही हूँ, पेंटोज शुगर बना रही हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने कोई बेस जोड़ दिया एंड यहाँ पर जो कनेक्टेड है इससे, ये कार्बन कनेक्टेड है, कार्बन से मेरा कोई भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल कनेक्टेड है। यही है ना स्ट्रक्चर। 3 चीजें मेरी हो गई, शुगर हो गई, फॉस्फेट मॉलिक्यूल हो गया, शुगर हो गई, बेस हो गई। अब मैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल, शुगर और जो फॉस्फेट है वो कैसे बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं, कैसे जुड़ते हैं बॉन्डिंग के थ्रू, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं डीएनए की, वो आप समझिएगा कि अब मुझे क्या करना है। इससे फिर कोई दूसरे एटम का जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो जुड़ जाएगा, फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो अटैच्ड होगा शुगर से और ये बेस से। आगे बात समझ में? तो डबल हेलिक्स कैसे बनते हैं? ये जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं, फिर यहाँ से ये दूसरा फॉस्फेट जुड़ा, फॉस्फेट जुड़कर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है बेटे। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा, दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा बेस के साथ, तो इस तरीके से बेटा इनकी बैक बॉन्डिंग होती चली जाती है डीएनए के केस में, और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। जबकि आरएनए के केस में इस तरीके का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो शुगर फॉस्फेट है वो बैक बॉन्ड बनाता चला जाता है, और शुगर फॉस्फेट के बैक बॉन्ड बनाने की वजह से ही वो मॉलिक्यूल जो होता है डीएनए का वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को शो करता है, ठीक। क्लियर हो गया सबको? आई थिंक इट इज क्लियर। बोलते जाइए बेटा। यस मैम। यस मैम। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं, अगर आपको वो शो करना है तो कैसे शो करोगे? ये तो हमने बनाया डबल हेलिक्स जो होता है वो शुगर और फॉस्फेट के जुड़ने से होता है। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाइए तो वो कैसे दिखाएंगे आप लोग? वो तो बेस के बीच में होती है, तो वो कैसे दिखाएंगे बेटा? यहाँ पे हमने दिखाया पेंटोज शुगर, ठीक है। अब पेंटोज शुगर से हमें क्या जोड़ना है? एक तरफ हमें जोड़ना है बेस और दूसरी तरफ हमें क्या जोड़ना है? क्या जोड़ना है बेटा? दूसरी तरफ हमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल। पीछे से नोट कर दो तो समझ जाओगे, समझ जाओगे ना, फॉस्फेट है, ठीक है। यहाँ से मैंने जोड़ दिया कोई बेस। अब मैं सपोज करिए बेस कौन सा जोड़ रही हूँ, सपोज करिए यहाँ पे मेरा एडेनिन है, ठीक है। अब मैं कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेके चल रही हूँ शुगर का, अब वो कैसे जुड़ेगा? डीएनए का डबल हेलिक्स की स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी उनके बीच में, कैसे होगी बेटा? अब मुझे दूसरा मॉलिक्यूल कोई बनाना पड़ेगा, बनाया मैंने, और मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, इस तरीके से ले जाते हैं हम फॉस्फेट, और यहाँ पर बेस जोड़ दिया। एडेनिन के साथ कौन सा बेस जुड़ेगा बच्चों? जल्दी बोलिए। थाइमाइन। बिल्कुल सही, थाइमाइन। इनके बीच में हमेशा डबल बॉन्डिंग होगी, ऐसे जुड़ते हैं ये। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मैंने डॉट लाइन्स के थ्रू दिखाया है, इट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं जोड़ दूं साइटोसिन और ग्वानिन को, उनके बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्डिंग आपको दिखानी पड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 3 लाइंस आपको दिखानी पड़ेंगी। सेम केस में अगर आप सी और डी को जोड़ रहे हैं तो वो इस तरीके से कनेक्ट होंगे। तो आपको कभी समझ नहीं आया होगा कि डबल हेलिक्स में ये क्या होता है।
हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, कोई किसी से भी जोड़ सकते हैं, कितने भी बॉन्डिंग लगा सकते हैं, नहीं। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ये वाली, तो अगर आप जोड़ रहे हैं ए के साथ तो आप उसको इस तरीके से दिखाएंगे, और अगर आप जोड़ रहे हैं सी को जी के साथ तो आपको 3 टाइप्स ऑफ, मतलब 3 बार वो कनेक्ट हो पाएगा, इस तरीके से बॉन्डिंग होगी। आई थिंक बॉन्डिंग समझ में आ गई। मेरा काम सिर्फ बॉन्डिंग को ज्यादा अच्छे से समझाना है आपको, ठीक है? क्लियर हुआ ये सब स्ट्रक्चर? जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बॉन्डिंग पे या स्ट्रक्चरली इस तरीके से बनेगा जितना मैटर मैंने आपको समझाया है। इतना मैटर हमें चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। बताइए, इट इज क्लियर फॉर यू, या किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कार्बन अटैच किए थे उनके बीच में बॉन्डिंग थी, उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है जब इस तरीके से वो जुड़ते हैं, क्योंकि बेस के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है? तो वही वाले कार्बन जो थे जहाँ पे HOH जोड़े थे वही बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और वही हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिखाते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। सबको समझ आ गया या कुछ और पूछना है?